हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने जीवन में बहुत ही बेहतर कर रहे होंगे। अपने लक्ष्य के प्रति आप लोग लगातार अपने एक एक कदम जरूर बढ़ा रहे होंगे और ऐसी मेरी आपके लिए विशेष भी है कि आप अपने लक्ष्य के लगातार नजदीक ही जाएं। आज की वीडियो में हम आप लोग के लिए एक और सेशन लेके आए हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज का। ये 8 जनवरी 2022 का पेपर है। इसके पहले 8 जनवरी 2022 के पेपर में ही हमने सीडीपी पार्ट डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हम ईवीएस पार्ट डिस्कस करेंगे। ऐसे ही लगातार इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इट रियली इनहेंस आवर मोटिवेशन टू मेक सच वीडियोस फॉर यू। तो चलिए, ईवीएस में आज हम एनसीईआरटी पार्ट डिस्कस करेंगे, मतलब वो क्वेश्चन नंबर 1 to 15, मतलब कुल मिला के ये जानिए कि हम लोग 15 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे ईवीएस में। बाकी के 15 क्वेश्चन जो पेडागोजी के हैं उसको इसके हम दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपको ये सेशन बहुत पसंद आने वाला है, ये मुझे पहले ही पता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। पहला दिया गया, द अर्थ इज राउंड लाइक अ ग्लोब, द पीपल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज स्टैंड ऑन द अर्थ अपसाइड डाउन रिस्पेक्ट टू अस। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला दिया गया ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है अर्जेंटीना, तीसरा है इंडोनेशिया और चौथा है युगांडा। तो हिंदी में भी क्वेश्चन देख लीजिए हिंदी वालों के लिए। पृथ्वी ग्लोब जैसा गोल है, नीचे दिए गए किस देश की व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं। पहला है अर्जेंटीना, दूसरा है पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है अर्जेंटीना, तीसरा है इंडोनेशिया, चौथा है युगांडा। तो इसमें अर्जेंटीना सही ऑप्शन हो जाएगा और ये ऑप्शन समझने के लिए आपको ग्लोब की समझ होनी जरूरी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले देख लीजिए। बाकी हम हिंदी पे चलते हैं क्योंकि ज्यादातर लर्नर्स हमारे हिंदी के हैं। दिया गया, पोचमपल्ली एक शहर है जहाँ के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं और एक विशेष प्रकार का वस्त्र जिसे वह बुनते हैं पोचमपल्ली कहलाता है। यह शहर जहाँ सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियां बनती हैं किस राज्य का भाग है। फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो इसमें जो है ये तेलंगाना यही सही आंसर हो जाएगा। तेलंगाना राज्य में पोचमपल्ली एक शहर है जहां अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ओनियन क्रॉप्स विच आर नॉट गिवन इन द प्रॉपर सीक्वेंस। क्या प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है, मतलब ओनियन क्रॉप मतलब प्याज की फसल उगाने के लिए, तो वही पूछ रहे हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन देख लेते हैं हिंदी में भी। नीचे प्याज की खेती करने की प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं जो उचित क्रम में नहीं है, उपयुक्त चरणों का सही क्रम है। तो मतलब सही क्रम में अरेंज भी करना है और बताना है कि कौन सा उपयुक्त क्रम में नहीं है। तो खेती करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, खेत की गुड़ाई करनी पड़ती है। फिर उसके बाद क्या करना, गुड़ाई करेंगे, फिर बीज बोएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद खरपतवार उसमें से हटाएंगे। मतलब जब हम गुड़ाई करते हैं, बीज बोते हैं, उसमें पानी उनी देते हैं, तो पानी के देंगे तो फसल के साथ साथ कुछ घास खरपतवार भी उग जाते हैं, तो उन खरपतवारों को भी हटाना पड़ेगा। फिर क्या है नेक्स्ट इसमें, क्या है नेक्स्ट इसमें, प्याज को उखाड़ना। तो जब मतलब उसके खरपतवार को हटा देंगे, उसके बाद क्या होगा, फिर प्याज को, जब प्याज पक जाएगी, प्याज को उखाड़ा जाएगा। फिर क्या होगा, प्याज की ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाया जाता है, तब जाके वो प्याज छोटी छोटी आती है, क्योंकि ऊपर उसकी पत्तियां भी होती है, एक डंठल की तरीके से उसकी पत्तियां होती हैं प्याज की, और नीचे प्याज होता है। तो जब प्याज की पत्तियों को हटा दिया जाता है, फिर उसके बाद वो मार्केट में बेचने के लिए रेडी होती है। तो इस वजह से इस तरह का ये सीक्वेंस है। पहले गुड़ाई होती है, बीज,
फिर उसके बाद बीज बोया जाता है, फिर खरपतवार हटाया जाता है, फिर क्या होता है, प्याज को उखाड़ा जाता है प्याज पक जाने पे। इसमें वो पानी वानी देना नहीं लिखा गया है तो उसको हम नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। फिर क्या है, प्याज के ऊपर की सूखी पत्ती को हटाना, ये लास्ट ऑप्शन हो गया। तो डी लास्ट में आएगा, तो कई सारे ऑप्शन में डी लास्ट में है। और फिर क्या है, बी पहले आएगा, तो कई सारे सभी ऑप्शंस में बी पहले है। फिर क्या आएगा बी के बाद, बी के बाद आएगा सी, तो सी, तीन ऑप्शंस में सी पहले है। सी के बाद क्या आएगा, ए, तो इसमें ए पहले है। फिर ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद आएगा ये प्याज को उखाड़ना, तो इसमें ये चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। दिया गया है, ये मैथ का क्वेश्चन है शायद, नहीं ये क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, देख लीजिए। हिंदी पे चलते हैं। किसी पुस्तक के गोलकोंडा के किले का मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र की तली में पैमाना दिया गया है जिस पर लिखा है पैमाना 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 110 मीटर। मानचित्र पर इब्राहिम बुर्ज और माशा बुर्ज के बीच की मापी गई दूरी 13.3 सेंटीमीटर है। इन दोनों बुर्जों के बीच की वास्तविक दूरी है। अच्छा, इब्राहिम बुर्ज और मासा बुर्ज के बीच की दूरी 13.3 सेंटीमीटर है। इन दोनों बुर्जों के बीच की वास्तविक दूरी पूछ रहा है और 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 110 मीटर बताया गया है। तो 13.3 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर अगर 110 मीटर है तो 13.3 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 13.3 गुणे 110, राइट, आ जाएगा 14630। और यहाँ देखिए 13.3 है, तो यहाँ एक पॉइंट पे दशमलव लग जाएगा, तो आ जाएगा 1463। और 1463 आया, ये सेंटीमीटर आया ना, अब इसको हम किलोमीटर में चेंज कर लेंगे तो 1.4 सेंटीमीटर किलोमीटर आएगा। 1.4 क्या, 1.5 63, मतलब 463, मतलब हाफ आ जाएगा, तो 1.5 किलोमीटर। यही चौथा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले देख लीजिए, फिर हिंदी पे हम चलते हैं। दिया गया है, नीचे दिए कथनों में से अल बरूनी जो एक विद्वान थे और जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण 1000 वर्षों से पूर्व किया था, के बारे में सही कथनों को चुनिए। फिर इसमें 5 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इसमें कौन कौन से सही है उसे ही चुनना है। और क्वेश्चन नंबर 65 है। तो ए दिया गया, वह एक यात्री थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया और जो प्रेक्षण किया उसके बारे में लिखा। ये बात सही है, अलबरू ने जो प्रेक्षण किया उसके बारे में लिखा और यात्री थे और भारत का भ्रमण भी किया था, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा दिया गया है, वह अफगानिस्तान से आए थे, वह अफगानिस्तान से नहीं आए थे अलबरू में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उन्होंने उन चीजों के बारे में लिखा जो उन्हें अपने देश से भिन्न लगी। ये बात सही है, जो उनके देश में भी कॉमन थी उन्होंने उसके बारे में नहीं लिखा क्योंकि वो तो कॉमन चीजें हैं, लेकिन जो भिन्न थी तो वो यूनिक चीजें हो गई, जो अलग चीजें हैं, तो उन्होंने उसके बारे में ही लिखा है। ठीक है, फिर क्या है, डी, उनकी पुस्तक से हम अपने देश के भूतकाल और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये बात सही है, क्योंकि उन्होंने पुराने समय में हमारे देश को देखा है और उसके बारे में लिखा भी है। और अब बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं देश में लगातार, मतलब परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, ऐसा बोला भी जाता है, तो परिवर्तन होना ही है। तो परिवर्तन हुआ भी है हमारे देश में भी। इस वजह से अगर हमें हमारे देश के इतिहास को जानना है तो हम उनके पुस्तक से बहुत कुछ जान सकते हैं। ई दिया गया, उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों के तालाब बनाने में कुशलताओं का उल्लेख किया है। ये बात भी सही है, वे यहाँ के तालाबों से बहुत प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो मतलब सारे ऑप्शन सही हैं, ये बी वाला गलत है। ये तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल्स, और दिया गया स्नेक, टर्टल, फ्रॉग, क्रोकोडाइल।
आइए हिंदी में भी क्वेश्चन देख ले। नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए। सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल, मगरमच्छ। निम्नलिखित में से वह विशेषता चुनिए जो इन सभी जानवरों में पाई जाती है। तो इन सभी जानवरों में क्या पाई जाती है, वही पूछ रहा है। इनकी 3 कोष्ठक का हृदय होता है, ये गलत है। फिर क्या दिया है, ये अंडे देते हैं, सभी अंडे देते हैं। आप देखेंगे सांप भी अंडे देते हैं, छिपकली भी अंडे देती है, मेढक भी अंडे देते हैं और घड़ियाल भी अंडे देते हैं। तो ये सभी अंडे देते हैं, यही दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का मतलब रीजनिंग का क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं। यदि आप अहमदाबाद गुजरात में स्थित है और भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खींचते हैं तो अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा होगी। अहमदाबाद यानी गुजरात, राइट, मतलब गुजरात में ही तो है अहमदाबाद। तो ये गुजरात यहाँ पे हो जाएगा। गुजरात इंडिया के मैप में किस साइड है, वेस्ट साइड में, तो ये वेस्ट है ना। और दिल्ली किधर है, दिल्ली यहाँ पे है, इसके थोड़े ऊपर में। तो एक तरह से देखा जाए तो दिल्ली नॉर्थ में है भारत के, और इसके भी नॉर्थ में ही बोला जाएगा, तो यहाँ पे है दिल्ली। और अहमदाबाद गुजरात में स्थित है और मानचित्र अहमदाबाद दिल्ली से कोई सरल रेखा खींची जाती है। ये सरल रेखा खींच दी हमने, सरल रेखा की तरह नहीं है, फिर भी खींच दी। तो अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा, अहमदाबाद से पूछ रहा है ना यहाँ से, तो यहाँ पे जहां से पूछा जाए वहां आप एक ऐसी प्लस का साइन बनाइए। अब प्लस का साइन बनाइए, इसको ऊपर लेके जाइए और इसको इधर फैलाते जाइए। अब ये बताइए कौन सी दिशा है, ईस्ट है। पहली बात तो मानचित्र में जान लीजिए, ये सॉरी पहली बात तो मानचित्र में जान लीजिए कि ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, और ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। तो अब बताइए अहमदाबाद के सापेक्ष हमने बोला था ना प्लस साइन बनाने को, प्लस साइन बनाया तो एक प्लस साइन यहाँ है, ये बीच में यही तो पोर्शन बच रहा है। कलर चेंज कर लेते हैं मार्कर का तो ज्यादा अच्छे से समझ। अब बताइए बीच में यही पोर्शन तो बच रहा है। अब इस पोर्शन में बोल रहे हैं कि ये इसकी डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन बताइए, ईस्ट है ना, ईस्ट और नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट है मतलब उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व 67 में दूसरा सही ऑप्शन हो जाएगा। समझ आ रहा हो तो बताइए। ये मार्कर से लिखने में थोड़ा कम समझ में आता है, वरना तो बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से समझ में आता। फिर से मैं समझा दे रही हूँ, फिर भी जिनको ना समझ में आया हो वो फिर से समझ लीजिए, जिनको समझ आ गया हो वीडियो आगे बढ़ा सकते हैं थोड़ा फॉरवर्ड करके, ठीक है। देखिए अब मान लीजिए ये गुजरात है, हैदराबाद अहमदाबाद बोल रहा है तो गुजरात में ही तो है अहमदाबाद, तो ये गुजरात है, गुजरात है। और दिल्ली बोल रहा है, गुजरात का है। भारत की मैप में मैंने आपको बताया, ये एक आप प्लस डायरेक्शन बनाइए, ये है इंडिया का मैप। तो इंडिया के मैप में इधर को ईस्ट बोलते हैं और इधर वेस्ट होता है। इतना आपको पता होगा जो रीजनिंग पढ़ते होंगे या मैप जियोग्राफी पढ़ रहे होंगे जीएस में, तो उनको इतना तो बेसिक्स सा पता ही होगा कि इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है और इधर साउथ होता है। इतनी बातें क्लियर है। अब आप देखिए यहाँ पे गुजरात है, दूसरा कलर ले लेती हूँ फिर इसे मिल जाएगा। यहाँ गुजरात है और यहाँ पे क्या है, दिल्ली। और क्या बोल रहा है, बीच में सरल रेखा खींचनी है, खींच दी सरल रेखा, ठीक है। अब गुजरात के सापेक्ष, गुजरात नहीं बोला है अहमदाबाद बोला है, लेकिन अहमदाबाद भी गुजरात में ही तो आता है, ठीक है। तो फिर इसीलिए हम गुजरात यहाँ बार बार प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। इसके वजह से अब गुजरात से आपको एक प्लस साइन बनाना है, जहां से पूछे वहां एक आप बड़ा सा प्लस साइन बनाइए और इस प्लस साइन को एक्सटेंड करते जाइए, ये इतना बड़ा। अब देखिए ये कौन सी डायरेक्शन है, यहाँ देखिए ईस्ट है ना, ये ईस्ट है। और ये कौन सी डायरेक्शन है, यहाँ देखिए नॉर्थ है ना, ये ऊपर वाली लाइन नॉर्थ है, नॉर्थ। तो ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो क्या हो गया पूरा डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, यही उत्तर पूर्व सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68।
ये देखिए रीजनिंग का ही क्वेश्चन एक तरह से ये भी है, स्पीड एंड डिस्टेंस का। और सीटेट वालों को इस क्वेश्चन से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है। हर बार ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कभी भी स्किप नहीं होता, कभी भी मिस नहीं होता, ये क्वेश्चन आना ही है एग्जाम में। 68 है क्वेश्चन नंबर, और इसमें पूछ रहा है कि एक ट्रेन 100, हर बार यही होता है कि समय और दूरी दे दी जाती है, फिर चाल पूछ लेते हैं, या चाल दूरी दे दी जाती है, समय पूछ लेते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा ही। लेकिन बस एक सिंपल से फॉर्मूले, यही स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी फॉर्मूले पे लगा के सॉल्व हो जाता है, और यही एक फॉर्मूले से आपका एक मार्क्स पक्का हो जाएगा। तो क्यों ना ये एक फॉर्मूला याद कर लिया जाए, ठीक है। तो कोई एक्सप्रेस ट्रेन है, उसकी दूरी क्या दी गई है, 144 किलोमीटर, और 2 घंटे में तय कर दीजिए। तो समय क्या दे दिया गया, 2 घंटे। ये दूरी है, ये डिस्टेंस दे दिया गया, डी से डिनोट करते हैं, और ये समय दिया गया है टी। तो ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में चाल पूछ रहा है, किलोमीटर पर घंटे में दिया गया, मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है। इसको इरेज करके यहाँ सॉल्व करते हैं। हाँ, तो अब देखिए मीटर पर सेकेंड में चाल पूछ रहा है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 144, और बटे समय कितना है, समय दिया गया है 2 घंटे। इसको कट आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इक्वल में 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, 72। अब ये आया किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करना होता है, 5/18 से गुणा कर दीजिए, वो बदल जाएगा किसमें, मीटर पर सेकेंड में। 5/18 से गुणा करेंगे तो मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे कितना, फिर जो है यहाँ हो जाएगा ये 20 मीटर पर सेकंड। तो यही दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। इन मिजोरम, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले देख लीजिए, बाकी हिंदी वाले लर्नर्स ज्यादा हैं तो हिंदी पे चलते हैं। तो 69 में देखते हैं, मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं, त्योहार मनाते हैं, एक साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मजे करते हैं, गाते हैं और नाचते भी हैं। उनके विशेष नाच का नाम है, अच्छा जी, नाच का नाम पूछ रहा है। तो उनके विशेष नाच का नाम, यही पहला ऑप्शन है, चिराओ। और ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें आप क्या ही बताएं, क्योंकि अब और कोई ट्रिक इसमें समझ में ही नहीं आ रही। मिजोरम, इसमें एक तरह से आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, मिजोरम के लोग मजे में, इतने मजे में इसलिए रहते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, मजे करते हैं, खाना बनाते हैं, साथ में खाते हैं, क्योंकि मिजोरम में खेती अलग से किसी की नहीं होती। खेती जो होती है मिजोरम में, वो साझी खेती होती है, सभी एक साथ सभी की जमीन एक ही होती है, उसी पर सभी लोग बारी बारी खेती करते हैं, तो उनको इतना कोई लेना देना ही नहीं है कि जो है ये मेरी जमीन है, ये उनकी जमीन है, उनकी ज्यादा है, मेरी कम है, क्योंकि सबकी एक ही जमीन है। तो इसलिए वो मजे में रहते हैं और मजे में चेराओ डांस करते हैं, ठीक है। ऐसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले देख लीजिए, और हिंदी के क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। पक्षियों की एक स्पीसीज प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है। मादा पक्षी उन घोंसलों को देखती है, उनमें से उसे चुनती है, जो उसे सबसे अच्छा लगता है, और उसी में अंडे देती है। पक्षियों की इस स्पीसीज का नाम है। फिर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है कोयल, दूसरा है वीवर पक्षी, तीसरा है सक्करकोरा, चौथा है बसंत गोरी। तो ये सभी ऑप्शंस गलत हैं, इसमें ये वीवर पक्षी सही ऑप्शन हो जाएगा। ये जो है दूसरे पक्षी अच्छे अच्छे घोंसले बनाते हैं, खासकर कौवा। कौवे को हम लोग इतना बदनाम करते हैं कि मतलब काला है, ये है, उसको क्रिटिसाइज करते हैं किसी भी सेंस में, कौवे की तरह काव काव कर रहे हो तो क्रिटिसाइज ही करते हैं कौवे को। लेकिन कौवा इतना बेचारा संस्कारी है कि वो घोंसला बनाता है, और ये नर वीवर पक्षी, मादा वीवर पक्षी जो होती हैं, ये जाती हैं, उन घोंसलों का निरीक्षण करती हैं, उनको जो सबसे सुंदर और अच्छा घोंसला लगता है, उसी घोंसले में जाके वो अपने अंडे देती है। तो बताइए, वो दूसरों के लिए घर बना रहा है कौवा, इतना बेचारा अच्छा सुशील संस्कारी है, और हम उसको बदनाम करते हैं कि कौवा की तरह काव काव कर रहे हो, कौवा की तरह काला मन, ऐसे सब हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन कौवा बहुत अच्छे दिल का है, ठीक है। आज से हम कौवे को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, ठीक।
चलो ये रही मजाक की बात। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। 71 में क्या दिया गया है? हाँ, इंडिया हैज, कि इंडिया के पास क्या है, फिर ऑप्शंस है। फिर भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पूछ रहा है। 6, 6 तो नहीं है, आपको पता है ये गलत। 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं है और 11 भी नहीं है। तो क्योंकि अब भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, तो इसी वजह से इस पे जनरल मार्किंग की गई थी, क्योंकि ये 2022 का ही पेपर है और 2022 में तो भारत में जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है 8 हो गई थी। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो जो है इसी वजह इसमें, लेकिन 8 कहीं ऑप्शन में नहीं था, इसी वजह से इस पे जनरल मार्किंग हुई थी सीटेट में। सीटेट ने इस क्वेश्चन पे सभी को इक्वल मार्क्स, 1 नंबर। आगे क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिस्पेक्टिवली बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एनिमल्स। और फिर ये नीचे लिजार्ड, बैट, इंडियन रॉबिन, स्कॉर्पियन, ये सब दिया गया है। आइए हिंदी में भी देख लें। नीचे नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के हैं? छिपकली, चमगादड़, कलचिड़ी, बिच्छू। तो क्रम पूछ रहा है इनका। तो छिपकली जो है ये तो सरीसृप है, छिपकली सरीसृप है। चमगादड़ जो है वो एक स्तनधारी है, चमगादड़। तो कहाँ पे छिपकली सरीसृप, इसमें सरीसृप है छिपकली, इसमें सरीसृप है। अब देखिए चमगादड़ जो है ये स्तनधारी है, तो स्तनधारी इसमें ही है, तो बाकी के देखने की जरूरत ही नहीं है, यही सही ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन ये भी कल चिड़ी जो होती है ये एक पक्षी होती है और बिच्छू जो है कीट है। तो इस तरह से यही चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले देख लीजिए, हिंदी वालों के लिए हिंदी पे चलते हैं। ये दिया गया है, आर्यनाथ एक सपेरा है। जब वह अपना वाद्य यंत्र बीन बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है। सांप के वाद्य यंत्र बीन पर अनुक्रिया करने का कारण है। पहला दिया बीन का मधुर गंध। बीन गंध थोड़ी करती है, बीन की मधुर ध्वनि बोले होते तब भी एक बार सोचते, लेकिन गंध थोड़ी। फिर क्या है, सांप का अपने बाहरी कानों द्वारा बीन द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सीधे ही सुन सकना, ये भी गलत है, क्योंकि सांप के पास कान ही नहीं होते सुनने के लिए। ठीक है, फिर क्या दिया गया, सांप की आंखों द्वारा बीन की गति का अनुसरण ना करना, ये भी गलत है, आंखों द्वारा अनुसरण क्या करेगा। फिर क्या दिया गया, बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों का जमीन से होकर संचरण, यही सही ऑप्शन है। जो लोग कहते हैं कि बीन को सुन के सांप नाचने लगे, सुन के नहीं, वो जमीन पे जो कंपन होता है उस कारण सांप जो है नाचने लगते हैं या फिर हिलने डुलने लगते हैं। ठीक है, तो इसमें यही चौथा। सांप को अगर ये बोले कि बीन की आवाज सुन के सांप जो है नाचने लगे या इधर उधर हिलने डुलने लगे, तो सुन के नहीं, सांप के पास सुनने के लिए कान ही नहीं होते। वो बस बीन की आवाज की कंपन से, जमीन पे जो बीन की आवाज से कंपन होती है उससे वो इधर उधर हिलने डुलने लगते हैं या नाचने लगते हैं, जो भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले देख लीजिए, बाकी हिंदी पे चलते हैं। दो छात्राओं एक्स और वाई की क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट नीचे दिए अनुसार है। एक्स आयु 12 वर्ष, स्त्री, हीमोग्लोबिन 10.5 ग्राम डेसीलीटर। वाई आयु 10 वर्ष, स्त्री, हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर। इन रिपोर्ट्स के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पहला दिया गया है, एक्स रक्तक्षीणता आरक्तता की रोगी है जबकि वाई नहीं है। सही बात है, क्योंकि एक्स में देखिए हीमोग्लोबिन कितना है, 10.5 है, और वाई में कितना है, 12.5। तो वाई पे ज्यादा है और एक्स के पास कम है, तो एक्स में रक्तक्षीणता आरक्तता जो है और जबकि वाई में नहीं है, यही सही ऑप्शन हो जाएगा। अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग है, लोकेशन, कॉमन हाउसेस, और ये दिया गया है कुछ ऑप्शन, लेंदी क्वेश्चन है, मतलब मिलाना है। फिर देख लेते हैं हिंदी में क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक है, मिलाना है, फिर ये ऑप्शन दिए गए हैं। ये दिया गया असम, तो असम में किस तरह के घर होते हैं वही पूछा है इसमें। तो
असम में जो घर होते हैं हाउस बोट नहीं होता, असम के घर मजबूत बांसों के बने होते हैं, ढालू ढालू छतें होती है। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि असम में बहुत ज्यादा वर्षा होती है, इस ढाल द्वारा नीचे गिर जाए। फिर लद्दाख है, तो लद्दाख में जो है पत्थर लकड़ी के बने ढालू छतें होती है। ठीक है, फिर उसके बाद सी दिया गया है मनाली, और डी है राजस्थान। तो राजस्थान में मिट्टी के घर होते हैं और कटीले झाड़ियों की बनी छतें होती हैं। क्योंकि मिट्टी के घर इस वजह से होते हैं, राजस्थान रेगिस्तानी एरिया है, वहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होती है, मिट्टी के घरों में क्या होती है, ठंडक होती है, इस वजह से वहाँ के घर मिट्टी के बने होते हैं। फिर मनाली दिया गया है, हिमाचल प्रदेश। तो वहाँ मनाली में किस प्रकार के घर होते हैं? मनाली में दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि पत्थर के बने फर्श छतें होती हैं, लकड़ी की बनी होती हैं। ठीक है, ये दूसरा। और ये हाउस बोट खाली चला गया क्योंकि ये कश्मीर साइड में होता है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन आपको सही मिले वो टिक कर लीजिएगा। ए में जाएगा ए पांचवा, बी चौथा, ए पांचवा, बी चौथा, ये चौथा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 75 तक हमने डिस्कस कर लिया। जो लोग अभी तक यहाँ इस वीडियो में बने हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी पढ़ाई के प्रति इसी प्रकार सीरियस रहिए, वरना ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आते हैं 2-4 मिनट रुकेंगे, 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट रुका, फिर क्या किया, वीडियो स्किप करके चले गए और दूसरे वीडियो पे चले गए। फिर उनका हर वीडियो पे यही चलता रहता है, कभी इधर कभी उधर, और पढ़ाई उनसे नहीं हो पाती। तो अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो आप अपने पढ़ाई के लिए बहुत ही सीरियस है। आपको हमारी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेष कि आप अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा करें, और आप डेफिनेटली करेंगे इसी तरह अगर मेहनत करते रहे तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय श्री राम।